गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत जल प्रदूषण एवं इसका प्रबंधन इस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। देखा जाए तो प्रदूषण के अंतर्गत यह तीसरा टॉपिक है। सबसे पहले हमने सामान्य प्रदूषण का डेफिनेशन देखा था और उसके प्रकार देखा था, और दूसरा एपिसोड हमारा जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मृदा प्रदूषण के बारे में समझने का प्रयास किया और साथ में उसका प्रबंधन भी हम लोगों ने देखा है। आज का जो क्लास है यह पूरी तरीके से जल प्रदूषण पर आधारित है और किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यह देखना है कि जल प्रदूषण दो प्रकार से देखने को मिलता है। वैसे प्रदूषण के प्रकार में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक होता है जिसको कहते हैं अबिंदुवार, अर्थात जिसका सोर्स स्पष्ट ना हो कि कहाँ से यह प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य है कि जिसका नियंत्रण हम लोग आसानी से ना कर पाए। जैसे कृषिगत जो अपशिष्ट जल है, अब प्रत्येक किसान के खेत से किसी न किसी प्रकार से पोल्यूटेड जल यह क्या करता है, नाला, नहर, नदी के माध्यम से समुद्र में जाके मिलता है। इतना ही नहीं, यह जो अपशिष्ट जल होता है यह अंतः स्पंदित होकर के ग्राउंड वाटर को भी कहीं न कहीं पॉल्यूट करता है। और यह जो कृषिगत अपशिष्ट जल है इसके लिए उत्तरदायी होता है जो कृषि अपने खेती में प्रयोग करने वाले रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, शाकनाशक हैं। तो इन सब का जो प्रयोग करते हैं उसी के परिणाम स्वरूप जो जल है यह क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। साथ में यहाँ पर खुले मवेशी का जो मल अपशिष्ट है, क्योंकि जो खुले में मवेशी रहते हैं यह भी जो इनके माध्यम से किसी भी प्रकार का, चाहे किसी प्रकार का अपशिष्ट मटेरियल जो वहाँ पर निकाला जाता है वह भी एक प्रकार से अबिंदुवार के सोर्स में आता है। और जो खुले में शौच है यह भी अबिंदुवार का दायरा है। इसीलिए खुले में शौच को अब धीरे धीरे कहीं न कहीं भारत सरकार के अथक प्रयास से संभव हो चुका है कि अब लगभग खुले में शौच नहीं होता है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर खुले में शौच की समस्याएं देखने को मिलती हैं और यह जल प्रदूषण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता था। इसी प्रकार कुछ बिंदुवार सोर्स हैं, अर्थात जिनका सोर्स अस्पष्ट होता है, जिसके माध्यम से हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे नगरीय अपशिष्ट। तो नगरीय अपशिष्ट एक प्रकार से जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं कहते बल्कि सीवेज जो सिस्टम होता है, जो जल निकासी की प्रणाली होती है वह अस्पष्ट होती है और व्यवस्थित होती है लगभग, इसलिए उसका हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। उसी प्रकार जो औद्योगिक कल कारखाने हैं वहाँ से भी जो निकलने वाला अपशिष्ट जल होता है वह भी एक निश्चित सोर्स से निकलता है, इसलिए उसका भी प्रबंधन हो जाता है। तो ये सब बिंदुवार के दायरे में आते हैं। इसी प्रकार भारी खनिज तत्वों का प्रभाव भी हमको जल में देखने को मिलता है और इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है, जब जल का हम लोग अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन करते हैं। यहाँ पर इसका क्या तात्पर्य है इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिए। जब हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी का प्रारंभ क्लास समझ रहे थे तो वहाँ पे हमने कहा था कि चूंकि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है और अपनी विशिष्टता के कारण प्रकृति के साथ अनुकूलन करता है, लेकिन अपनी विशिष्टता के कारण प्रकृति में रूपांतरण भी करता है। और उस रूपांतरण के दौरान सर्वप्रथम मनुष्य ने वनस्पतियों को काटने का प्रयास किया और जब वनस्पतियों को काटा तो उसका परिणाम ये निकला कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज था वह प्रक्रिया बाधित हो गई और साथ में जो सतही जल था यह अबाध रूप से कह सकते हैं तेज गति से नदियों में पहुंच जाता था, जिसलिए जो हमारे कृषिगत क्षेत्र होते थे यह धीरे धीरे सूखाग्रस्त होने लगे। तो लोग सिंचाई के लिए क्या करने लगे, जो पहले सतही जल का प्रयोग करते थे तालाब, कुआं, इन सब के माध्यम से, उसके बजाय लोगों ने क्या किया, ग्राउंड वाटर का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया।
और ग्राउंड वाटर का लोगों ने जो प्रयोग किया या अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन प्रारंभ किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि जो जल स्तर है ग्राउंड वाटर का, यह लगातार नीचे गिरने लगा। और जब ग्राउंड वाटर नीचे जाता है तो नीचे जो होते हैं अत्यधिक गहराई में भारी खनिज तत्व पाए जाते हैं, और ये भारी खनिज तत्व क्या करते हैं, हमारे जल में मिल करके या विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। और उसी भारी खनिज तत्व में एक भारी खनिज तत्व जिसका नाम है आर्सेनिक, और इस आर्सेनिक से होने वाली जो समस्या है उसका नाम है डायरिया, एक बीमारी है। और इस डायरिया से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग की समस्याएं होती हैं। तो यह भारी खनिज तत्वों के परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है। साथ में जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण विशेष तौर पर जिसकी हम चर्चा यहाँ पर करने चल रहे हैं, वह दो प्रकार से है। एक तो है सतही जल का प्रदूषण, और एक है हमारा जो ग्राउंड वाटर है। तो ग्राउंड वाटर में भारी खनिज तत्वों की प्रधानता होती है, अर्थात उसके अंतर्गत हम लोग टीडीएस के बारे में डिस्कस करते हैं ग्राउंड वाटर के विषय में। लेकिन जो सतही जल होता है, सतही जल में टीडीएस का विशेष महत्व नहीं होता है। सतही जल में खास करके हम लोग डीओ का मेजरमेंट करते हैं, बीओडी का मेजरमेंट करते हैं, सीओडी का मेजरमेंट करते हैं, पीएच का मेजरमेंट करते हैं, कलर का और टेस्ट का। क्योंकि जो जल होता है सतह वाला, अर्थात वर्षा का जल, सतही जल का तात्पर्य क्या होता है, वर्षा का जल, हम इसका चेक करते हैं डीओ अर्थात डिजॉल्व ऑक्सीजन। इसका बीओडी चेक करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी चेक करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। साथ में इसका पीएच लेवल चेक करते हैं कि इसका सैलिनिटी, एक प्रकार से इसका पीएच लेवल का तात्पर्य का इसका एसिडिटी और इसका एक प्रकार से क्षारीयता क्या है, इसके बारे में चेक किया जाता है। साथ में इसका कलर, अर्थात जल हमारा कलरलेस होना चाहिए, किसी प्रकार का इसमें रंग नहीं होना चाहिए। टेस्टलेस होना चाहिए। तो अगर एक निश्चित पैरामीटर के तहत जल है तो कहेंगे यह जल प्रदूषित नहीं है। यदि उस पैरामीटर को यह क्रॉस करता है तो कहीं न कहीं वह जल प्रदूषित हो जाता है। तो जो वर्षा का जल होता है, उस वर्षा के जल को हम इन्हीं पैरामीटर के आधार पर टेस्ट करते हैं कि आखिर में यह जल प्रदूषित है तो किस लेवल तक प्रदूषित है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन अर्थात डिजॉल्व ऑक्सीजन। और इसको चर्चा करने से पहले हम एक आपको ऐसे रफ आइडिया देते हैं कि इन सब का संबंध क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या तात्पर्य, थोड़ा इसको हम आपस में कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। होता क्या यहां पे है, सपोज दैट यहां पर एक जलराशि है और इस जलराशि में घुलित ऑक्सीजन है। क्या है, इसका कुछ न कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन है, अर्थात इसमें घुलित ऑक्सीजन। और यह घुलित ऑक्सीजन क्या करता है, इस जलराशि में जो विद्यमान जलीय जीव जंतु होते हैं उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि एक निश्चित लेवल से, निश्चित लेवल का तात्पर्य है यदि 4 से लेकर के 8 ppm से कम अगर इस जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगा तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं यह प्रभावित होंगे और कहीं न कहीं ये अपने आयु को समाप्त कर देंगे, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस जल में एक निश्चित डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए, घुलित ऑक्सीजन होना चाहिए। ये बात तो ठीक है। अब होता क्या है, मान लेते हैं कि कहीं से प्रदूषित जल आया। क्या हुआ, प्रदूषित जल आया। अब चाहे यह प्रदूषित जल कृषिगत क्षेत्र का हो, चाहे किसी औद्योगिक क्षेत्र का हो, चाहे घरेलू अपशिष्ट हो, चाहे नगरीय अपशिष्ट हो, किसी प्रकार का अगर पॉल्यूटेंट जल इसमें आता है तो उसका प्रभाव ये होता है, इस जल में जो यहाँ का ग्राउंड, जो ये जल है सतह वाला जल, जो तालाब में या किसी अन्य झील में, नदी में जो विद्यमान है, अब होगा क्या, इसमें इस प्रदूषित जल में बहुत से पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, बहुत से पोषक तत्व होते हैं। और यह पोषक तत्व आते हैं इस जल में और इकट्ठा होने लगते हैं। तो इस जल में पोषक तत्व की अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता होती है, पोषक तत्व की अधिकता होती है। जब पोषक तत्व की अधिकता होती है तो उस पोषक तत्व की अधिकता के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं, कौन सी वनस्पतियां, वनस्पतियां हैं, लेकिन ये वनस्पतियां हैं अवांछनीय हैं। कौन सी हैं, अवांछनीय। अवांछनीय वनस्पतियों का यहाँ पर वृद्धि होने लगती है, इनकी संख्या बढ़ने लगती है। क्योंकि जब पोषक तत्व अधिक मात्रा में जाएगा
उस पोषक तत्व के कारण यहां पर अवांछनीय वनस्पतियों का विकास प्रारंभ हो जाता है और वनस्पतियां भी अपने जीवन यापन के लिए ऑक्सीजन को डिमांड करती हैं। किसकी डिमांड करती हैं? ऑक्सीजन की डिमांड करती हैं। तो कारण क्या होगा? यह वनस्पति अपने जीवन यापन के लिए जिस ऑक्सीजन की डिमांड करती है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वनस्पति के द्वारा अर्थात अवांछनीय वनस्पतियों के द्वारा इस जल से जिस ऑक्सीजन की मांग की जाती है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका तात्पर्य है कि जब प्रदूषित जल किसी जलराशि में जाकर के मिलता है तो वहां पर पोषक तत्वों की वृद्धि होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर अवांछनीय वनस्पतियों का विकास होने लगता है, अवांछनीय वनस्पतियां बढ़ने लगती हैं और अवांछनीय वनस्पतियां जब बढ़ती हैं तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगता है। वनस्पतियां जो हैं ऑक्सीजन की मांग करती हैं और जब ऑक्सीजन की मांग करती हैं तो इसकी पूर्ति इसी जलराशि में जो विद्यमान ऑक्सीजन है वहां से होगा। तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है यह वनस्पतियों के उपयोग में इस्तेमाल होने लगेगा। वनस्पति क्या करेगी? इस जल में जो घुलित ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को अपने पास क्या करती है? अवशोषित करने लगती है। उसका परिणाम ये होगा इस जल राशि में विद्यमान जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसका परसेंटेज घटने लगेगा। क्या होगा? घटने लगेगा और जब घटने लगेगा तो उसका परिणाम ये होगा कि जो यहाँ का जलीय जीव जंतु है यह धीरे धीरे कम होने लगेंगे अर्थात यह मृत होने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा यह पूरा जो इकोसिस्टम है जलराशि का यह पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। हम लोग अपने आसपास के गांव के क्षेत्रों में देखते होंगे जो तालाब रहता है वहां पर वनस्पतियां बहुत ज्यादा होती। उसके पीछे कारण यह है कि जो घरेलू अपशिष्ट है वहां से बहुत से पोषक तत्व उस जल राशि में एकत्रित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वनस्पतियां बहुत ज्यादा विकसित होती हैं। अवांछनीय खास करके जलकुंभी जो होती है, क्या होती है? जलकुंभी। जलकुंभी एक प्रकार से अवांछनीय वनस्पतियां हैं और इससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो उस जलराशि का डिजॉल्व ऑक्सीजन घटने लगेगा और जब डिजॉल्व ऑक्सीजन घटेगा तो वहाँ का जो जलीय जीव जंतु हैं यह प्रभावित होगा और इनकी मृत्यु होने लगेगी और अंतोत्गत्वा यह पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। यह सतही जल का एक प्रकार से छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल है। अब आप स्वयं समझिए, जब वनस्पतियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं तो यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन घट क्यों रहा है ये भी बात हमको समझ में आनी चाहिए। होता क्या है? ये जलराशि देखिए एटमॉस्फेयर के संपर्क में है, क्योंकि जलराशि है ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है विद्यमान। तो यह ऑक्सीजन इस जलराशि में इंटरचेंज होता रहता है, इसमें इंटरचेंज होता रहता है ना। लेकिन जब वनस्पतियां बहुत ज्यादा विकसित हो जाती हैं तो इस जलराशि के ऊपर एक लेयर बना देती हैं। क्या बना देती हैं? लेयर बना देती हैं, अर्थात इस जलराशि का वायुमंडल से संपर्क कट जाता है और जब जलराशि का वायुमंडल से संपर्क कट जाएगा तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है यह जल में घुल नहीं पाता है और उस जलराशि का डिजॉल्व ऑक्सीजन घटने लगता है। परिणाम स्वरूप वह जलीय जीव जंतु वहां पे क्या होते हैं? मरने लगते हैं और पूरा इकोसिस्टम कुछ समय पश्चात कोलैप्स कर जाता है। तो यदि कहीं पर पोषक तत्व बढ़ रहा है इसका तात्पर्य वहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रश्न बड़ा अजीबोगरीब है और बहुत से बच्चे गलत करते हैं। यदि जलराशि में पोषक तत्व बढ़ रहा है, न्यूट्रिएंट का मात्रा बढ़ रहा है तो इसका तात्पर्य वह प्रदूषित हो रहा है, जबकि अन्य संदर्भों में हम लोग समझते हैं पोषक तत्वों की वृद्धि का तात्पर्य होता है प्रदूषण ना होना। लेकिन जलराशि में यदि पोषक तत्व बढ़ रहे हैं उसका तात्पर्य है वह जल प्रदूषित हो रहा है और जब जल प्रदूषित होता है तो उस जलराशि का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है और उसके परिणाम स्वरूप उस जलराशि का डिजॉल्व ऑक्सीजन घटता है। तो प्रदूषण बढ़ने का तात्पर्य है यदि प्रदूषण बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य होगा न्यूट्रिशन, क्या? न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट ये क्या होगा? ये बढ़ेगा। इसका तात्पर्य क्या होगा? पीओडी बढ़ेगा, लेकिन डिजॉल्व ऑक्सीजन
यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रदूषण बढ़ेगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, न्यूट्रिशन बढ़ेगा या घटेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा या घटेगा। हम यह आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए यहां पर अब आते हैं वापस। यहां पर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है उसकी भी बात होती है, लेकिन यह विशेष तौर पर जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है। साथ में हम पीएच लेवल की बात करते हैं कि जो जल होगा यह न्यूट्रल होना चाहिए, अर्थात ना तो एसिडिक हो और ना तो बेसिक हो या न्यूट्रल हो। यहां पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात हो रही है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होना कितना चाहिए? जो जल हम पीते हैं, क्या जो जल हम पीते हैं उसमें मिनिमम जो ऑक्सीजन घुलित रूप में हो यह कम से कम 5 ppm हो। 5 ppm का तात्पर्य होता है, इसको मिलीग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, और ppm को हम कहते हैं पार्ट पर मिलियन। क्या कहते हैं? पार्ट पर मिलियन। अर्थात 1 मिलियन जब जल का पार्टिकल होगा 1 मिलियन, तो उसमें मैक्सिमम 5 जो पार्ट होगा यह डिजॉल्व ऑक्सीजन का न्यूनतम, मैक्सिमम नहीं बल्कि न्यूनतम। 5 से अधिक हो अच्छी बात है, लेकिन 5 से यदि कम है उस पर्टिकुलर जल में ऑक्सीजन, तो उस जल राशि को या उस जल को हमें पीना नहीं चाहिए। ये बात हमको ध्यान रखनी है, और इसी को हम अदर यूनिट में व्यक्त करते हैं मिलीग्राम प्रति लीटर। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पीपीएम का तात्पर्य क्या होता है? मिलीग्राम प्रति लीटर अर्थात पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना पार्ट इसका विद्यमान है? 1 मिलियन में कितना यहां पर न्यूनतम होना चाहिए? 5 पार्ट होना चाहिए। इससे अधिक हो तो बेहतर है। और यदि स्नान कर रहे हैं जिस जल से, हमको ऐसे जल में स्नान करना चाहिए कि जिसका पीपीएम न्यूनतम 4 हो। अगर 4 से कम है तो ऐसे जल में स्नान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन जो है यह भी काफ़ी सेंसिटिव होती है, काफ़ी संवेदनशील होती है। यदि इसको वास्तव में कह सकते हैं, अगर सही जल से हमने नहीं इसको अगर क्लीन किया तो कहीं न कहीं हमको अन्य प्रकार की स्किन डिसीज होने लगती है। इसलिए जिस जल से हम स्नान कर रहे हैं उसका भी डिजॉल्व ऑक्सीजन मिनिमम 4 ppm हो, 4 से अधिक हो तो अच्छा, लेकिन पीने वाला 5 ppm से कम नहीं होना। और यह भी ध्यान रखना है, जलीय जीवन के लिए हमको कितना ऑक्सीजन होना चाहिए डिजॉल्व रूप में, तो 4 से 8%। ये बात हमको ध्यान में रखना है कि जिससे ये परसेंटेज की बात किया है, पीपीएम की बात नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की हम बात करें तो पेयजल जो होता है इसमें 1 ppm से कम होना चाहिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अर्थात यह कम हो तो अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है तो इसका तात्पर्य वह प्रदूषित हो रहा है। अगर यहां पर देखिए, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ रहा है अर्थात घुलित ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो इसका तात्पर्य जल अच्छा है, लेकिन अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है तो इसका तात्पर्य जल प्रदूषित हो रहा है। तो इसलिए यहां पर 1 ppm से कम, इसका तात्पर्य इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो तब जाकर के जल अच्छा माना जाता है। तो जिस जल को हम पीते हैं उसका ppm लेस देन 1 ppm होना चाहिए, 1 ppm से कम ही होना चाहिए। ना हो तो अच्छी बात है, अगर हो तो मैक्सिमम 1 हो, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो नदी का जल होता है इसका पीपीएम कितना होता है? 10 होता है। और गंदी नाली का जो पीपीएम है ये 200 से लेकर के 400 होता है, लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र के होते हैं इनका लगभग 250 पीपीएम से अधिक ही होता है। इसी प्रकार जो भूमिगत जल होता है अर्थात ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर का हम लोग टीडीएस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टीडीएस निकालते हैं। सतही जल का टीडीएस नहीं निकाला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ठोस अपशिष्ट मिले रहते हैं। तो इसलिए हम किसका निकालते हैं टीडीएस? ज़्यादातर भूमिगत जल का निकालते हैं, ग्राउंड वाटर का निकालते हैं। और सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसी जल का हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सतही जल का पीने के लिए प्रयोग बहुत कम करते हैं। हाँ, जो मेट्रो सिटी हैं, बहुत बड़े बड़े मेगा शहर हैं, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका मुंबई हो गया या फिर दिल्ली हो गया या कोलकाता हो गया। यहाँ पर हम मानते हैं कि कहीं न कहीं ग्राउंड वाटर की बजाय हम लोग सतही जल का भी प्रयोग करते हैं, जो तालाब में एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन उसका बाकायदे प्योरिफिकेशन किया जाता है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में सामान्य दृष्टिकोण से भी जो हम लोग पीने के लिए जल प्रयोग करते हैं वह भूमिगत जल होता है। और इसका खास करके हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं? टीडीएस मेजरमेंट करते हैं। आप लोग जो आरओ देखते हैं, जिस पानी का हम लोग सेवन करते हैं,
चाहे यह आरओ का जल आप किसी ट्रीटमेंट प्लांट से मंगाएं, चाहे अपने घर का आरओ प्लांट हो, यहाँ पर आपको इसका केवल टीडीएस चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? टीडीएस चेक किया जाता है। और आप चेक करके यह अनुमान लगा लेते हैं कि जल पीने योग्य है या नहीं। सिंपल सी बात। अन्य चीज़ें इसकी नहीं चेक होती हैं। ना तो इसका हम बीओडी चेक करते हैं, ना तो इसका डीओ चेक करते हैं, ना तो इसका पीएच चेक करते हैं, ना तो इसका टेस्ट चेक करते हैं। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि यह जो जल आ रहा है यह ग्राउंड वाटर का है, और ग्राउंड वाटर का वैसे अगर देखा जाए तो उसका पीएच भी लगभग न्यूट्रल होता है, और उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लगभग इक्विवेलेंट होता है, और सब कुछ उसका ठीक होता है। केवल उसमें टीडीएस की परसेंटेज बढ़ रही है। टीडीएस का परसेंटेज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ग्राउंड वाटर धीरे धीरे हमारा नीचे जा रहा है, और ग्राउंड वाटर जब नीचे जाएगा तो उसमें ध्यान रखिएगा भारी खनिज तत्वों की प्रधानता बढ़ती रहती है, और वह हमारे लिए घातक होता है, कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। तो जिस जल का टीडीएस 150 से लेकर के 250 के मध्य में है वह अच्छा माना जाता है, अर्थात पीने के योग्य होता है। तो आप लोग स्वयं सोचिए, बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं और किस जल का प्रयोग करते हैं? आरओ के प्लांट का जल का प्रयोग करते हैं। यह आरओ का जो जल है इसका टीडीएस अगर आप चेक करें तो 50 के नीचे पाएं। इससे 50 से नीचे पाएं। अगर 50 से नीचे पा रहे हैं तो इस जल में कुछ भी नहीं है। अर्थात जल की भी एक कह सकते हैं, जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों को प्रदान करता है। बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए जल आवश्यक होता है, लेकिन उस जल में जो मिनरल होने चाहिए वो मिनरल हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस आरओ प्लांट में उस जल के टेस्ट को या फिर अन्य चीज़ों को थोड़ा बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए लोग उसको आवश्यकता से अधिक फिल्टर कर देते हैं, जो हानिकारक है। तो इसलिए हमको यह क्या करना है, यह कहीं न कहीं सुनिश्चित करना है कि हमारा जल जो पीने वाला है इसका टीडीएस 150 से लेकर के 250 के मध्य में हो, यह ठीक माना जाता है। हाँ, अगर मान लेते हैं कि आप आरओ प्लांट नहीं लगा सकते हैं, आरओ का जल खरीद के ही पीना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो जल आ रहा है उसका टीडीएस आप एक बार चेक कर लीजिए, जिस भी तरीके से चेक करना है। और अगर यह 50 से कम आ रहा है तो आप मान के चलिए कि अगर आपके पास 20 लीटर का पानी आ रहा है तो 20 लीटर में आप एटलीस्ट 5 लीटर जो पानी है या नॉर्मल पानी आप इसमें मिक्स कर दीजिए, और जब मिक्स कर देंगे तो इसका टीडीएस फिर लगभग इक्विवेलेंट हो जाए। तो ऐसा आप करके आप चाहें तो उस जल को फिर से मिनरल युक्त बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगर 250 से लेकर के 300 के मध्य में अगर इसका टीडीएस है तो इसको हम फेयर मानते हैं। अच्छा तो नहीं, ठीक है, अच्छा है, गुड नहीं लेकिन अच्छा है। अगर 300 से 500 के मध्य में है तो यह जल अच्छा नहीं है बल्कि खराब माना जाता है। अगर आप अपने शहर के किसी भी नॉर्मल जल को देखें उसका टीडीएस एटलीस्ट 300 से ऊपर ही रहता है, अर्थात वह पीने के योग्य नहीं है, अर्थात उसका ट्रीटमेंट आवश्यक है। तो आप सोच लीजिए, चाहे ट्रीटेड जल आप लीजिए, चाहे आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा के आप स्वयं ट्रीट करिए, जो भी करिए, लेकिन जल थोड़ा स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमको विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखना पड़ेगा। साथ में इसका प्रबंधन हम कैसे करें ये भी सुनिश्चित करना है। तो प्रबंधन करने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो सीवेज प्लांट होते हैं, जहाँ मान चलें चाहे नगरीय हमारे जो जल हैं प्रदूषित, चाहे घरेलू अपशिष्ट जल हैं, चाहे किसी उद्योग कल कारखाने के जल हैं, ये सब कहीं न कहीं पोल्यूटेड हैं। इनको एक निश्चित प्लांट से या निश्चित प्लांट के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। अर्थात उसको इस योग्य बना दिया जाता है कि एटलीस्ट उसका टीडीएस, उसका बीओडी, उसका सीओडी, उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसका पीएच लेवल, उसका टेस्ट, उसका कलर कम से कम लगभग नॉर्मल हो जाए, तब जाकर के उस जल को हम लोग नदी में छोड़ें। क्योंकि नदी जो हमारा नदी रूपी इकोसिस्टम है, वहाँ पर अनगिनत प्रकार के स्पीशीज विद्यमान हैं। यदि वहाँ पर हम प्रदूषित जल को ऐसे ही छोड़ दें तो बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, और कहीं न कहीं हमारा जो वह इकोसिस्टम है वह कोलैप्स कर। इसलिए आप लोग देखते हैं कि जो भी नगर किसी न किसी नदी के पास में है, वैसे चाहे कहीं भी हो, ज़्यादातर नगर नदी के समीप में ही होते हैं, क्योंकि वहीं पर कहीं न कहीं उनके जो जल निकास की प्रणाली है वह व्यवस्थित होती है। तो इसलिए वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट होते ही होते हैं, जिसको हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से जानते हैं। साथ में खुले में शौच से मुक्ति की भी बात हो रही है, और ज़्यादातर इस पे हर घर शौच की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं कि खुले में शौच कहीं से भी ना हो। खुले में मवेशी पर भी रोक लगाई जाए,
कि जिससे जो हमारे अबिंदुवार सोर्स हैं ये कम हो सकें। साथ में हमको नियंत्रित कीटनाशक का प्रयोग करना होगा, तृणनाशक का प्रयोग होगा और रासायनिक उर्वरक, ये सब नियंत्रित करना होगा। और इसके लिए हम लोग मृदा संरक्षण के अंतर्गत देख चुके हैं, सस्य वैज्ञानिक विधि के माध्यम से हम लोग मृदा को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। अर्थात वहाँ पर हम लोग पलवार बनाना है, वहाँ पर हम लोग पट्टीदार कृषि की बात करते हैं, वहाँ पर फसल चक्रण की बात करते हैं, वहाँ पर मिश्रित कृषि की बात करते हैं। तो इन सब मैकेनिज्म के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कृषि में कीटनाशक, तृणनाशक और रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से बचेंगे। और यदि इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे तो कृषि के माध्यम से जो जल प्रदूषित हो रहा है वह जल प्रदूषित नहीं होगा। साथ में हमको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का भी मैकेनिज्म सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि हम लोग जल निकालने की प्रक्रिया को तो लगातार जारी रखे हैं, लेकिन रिचार्ज करने की प्रक्रिया हमारी हो नहीं पा रही है। तो उसके लिए वाटर शेड मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सुनिश्चित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि जो वर्षा का जल है इसको एकत्र किया जाए और एकत्र करने के बाद एक निश्चित मैकेनिज्म के माध्यम से इनको हार्वेस्ट किया जाए ग्राउंड में। अर्थात जो हमारी बहुमंजिला इमारतें होती हैं, उस बहुमंजिला इमारत के परमिशन जब मिलती है उसके बनाने के लिए, तो उसके साथ साथ यह बातें सुनिश्चित की जाती हैं कि उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या वाटर शेड मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के मैकेनिज्म को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं। अगर नहीं किया जा रहा है तो इसका तात्पर्य है कि उसको परमिशन नहीं मिलना चाहिए। ये व्यवस्थाएं अगर हो रही हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो वाटर, ग्राउंड वाटर है, ये रिचार्ज हो जाए। अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की अन्य भी मैकेनिज्म हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग वृक्षों को लगा सकते हैं, ये भी ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज होगा। हमको जो कुएं होते हैं इनको व्यवस्थित करना होगा, उसका जीर्णोद्धार करना होगा, तालाब को जीर्णोद्धार करना होगा। तो इन सब मैकेनिज्म के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं जिसके माध्यम से हम लोग जल का संरक्षण करते हैं। साथ में यहाँ पर एक बात और है जो हमको ध्यान में रखनी है, और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया। एक होता है मतलब टीएसटी अर्थात ट्रॉफिक स्टेट इंडेक्स, और यहाँ पर जो इंडेक्स है यहाँ पर जैविक सक्रियता अर्थात बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया है, और इसका जो टोटल अंक है 0 से लेकर के 100 है। अगर यह 0 से 40 तक का अंक प्राप्त होता है तो इसको कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक। क्या कहते हैं, ओलिगोट्रॉफिक। और यह जो होता है निम्न पोषक स्तर का होता है। निम्न पोषक स्तर का तात्पर्य है यह अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा कैसा होगा, क्योंकि अगर उच्च पोषक स्तर है तो हमने पहले ही कहा, अगर उच्च पोषक स्तर है, अगर हाई उसमें न्यूट्रिएंट है तो वह पोल्यूटेड है, और निम्न अगर उसमें न्यूट्रिएंट है तो वह अच्छा है। अर्थात यह अच्छा जल माना जाता है जिसका ट्रॉफिक इंडेक्स 0 से 40 के मध्य में हो। ये बात हमको ध्यान रखनी है कि उस जल राशि का किस इंडेक्स में उसका मेजरमेंट हो रहा है, ओलिगोट्रॉफिक के अंतर्गत है या मेजोट्रॉफिक के अंतर्गत है। अब मेजो यूट्रॉफिक जो होता है इसका जो नंबर है यह 40 से लेकर के 60 के मध्य में। अगर किसी जल राशि का अंक 40 से लेकर के 60 के मध्य में है, इसका तात्पर्य है यहाँ पर मध्यम स्तर की जैविक सक्रियता है, अर्थात न्यूट्रिएंट यहाँ पर थोड़ा सा अधिक हो गया, और जब अधिक हो गया तो जल की क्वालिटी थोड़ी कम हो गई, अर्थात उसका बीओडी बढ़ गया और डिजॉल्व ऑक्सीजन घट गया। इसी प्रकार जो यूट्रॉफिक होता है, यूट्रॉफिक का तात्पर्य यहां पर होता है इसका जो अंक है यह 60 से लेकर के 100 के मध्य में हो। यहां पर आप देखिए ये ट्रॉफिक है, यहां पर थोड़ा सा इसको ये देखो, यूट्रॉफिक की बजाय यहां पर केवल ट्रॉफिक लिखो, ट्रॉफिक। मेसोट्रॉफिक है और फिर यूट्रॉफिक है। यूट्रॉफिक का तात्पर्य है कि यह जल कैसा है, अप्रदूषित हो गया, इसमें जैविक सक्रियता उच्च स्तर की है, अर्थात इसमें उच्च पोषक तत्व है। ये बात हम बार बार करें, अर्थात इसमें पोषक तत्व क्या हो गए, अधिक हो गए। और जब पोषक तत्व अधिक हो जाएगा तो इसका तात्पर्य है यहां पर अवांछनीय वनस्पतियों का विकास होगा, बीओडी बढ़ेगा, और बीओडी बढ़ेगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन घटेगा, अर्थात यह बैड वाटर होता है, यह अच्छा जल नहीं माना। आपसे यह 3 विकल्प दे सकता है और पूछ सकता है कि इसमें से कौन प्रदूषित है, मेजो यूट्रॉफिक, यूट्रॉफिक, और आपका एक रहेगा ओलिगोट्रॉफिक, और पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रदूषित है और कौन सा प्रदूषित नहीं, तो जवाब देना पड़ेगा। तो कई दृष्टिकोण से प्रश्न यहां से बनते हैं।
इसी प्रकार जो कल्चरल यूट्रॉफिफिकेशन होता है, इसका तात्पर्य होता है यह मानव जनित प्रदूषण होता है। मानव जनित का तात्पर्य है इनरिच विथ मिनरल्स, वही है कि जब पोषक तत्व उसमें बढ़ जाते हैं, अर्थात न्यूट्रिएंट जब बढ़ जाते हैं, इसका तात्पर्य है वहां पर ग्रोथ ऑफ एल्गी, और जिसके परिणाम स्वरूप डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ का घट जाता है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन घटता है तो प्रदूषण यहाँ पे बढ़ जाता है। यह जो मानव जनित कारण है, इसी को हम कल्चरल यूट्रॉफिफिकेशन भी कहते हैं। अर्थात यही जो पार्ट है, यही हमारा कल्चरल यूट्रॉफिफिकेशन होता है। अर्थात जब यह मानव जनित कारणों से कोई भी जलराशि प्रदूषित हो जाती है, उसको कहते हैं यहाँ पर कल्चरल यूट्रॉफिफिकेशन होता है। क्या यह केवल मानव जनित ही इस प्रकार की समस्याएं होती हैं? क्या नहीं, प्रकृति में भी इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। कहां पर? विशेष तौर पर अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में। जब यह कृत्रिम तरीके से हो, अर्थात आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, उस मैकेनिज्म को उस प्रकार से अगर किसी जलराशि में डिजॉल्व ऑक्सीजन घट रहा है, उसको नाम देते हैं यूट्रॉफिफिकेशन। क्या देते हैं? यूट्रॉफिफिकेशन। और यह खास करके जो घटना होती है, यह कहां पर देखने को मिलती है? आर्कटिक और अंटार्कटिक के क्षेत्र में। क्या होता है ये थोड़ा सा समझिए। यहां पर जलराशि है, और जलराशि क्या करती है? एटमॉस्फेयर में है O2, और यहां पर इसका इंटरचेंज होता रहता है। किसी कारण से अगर यहां पर कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए, अब यह व्यवधान अगर मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया वनस्पति के रूप में, इसको कल्चरल यूट्रॉफिफिकेशन कहते हैं। ठीक, क्योंकि हमने इस जल को प्रदूषित किया, यहां पर न्यूट्रिएंट बढ़ाया, वनस्पति बढ़ी, और वनस्पति जब बढ़ेगी तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग बढ़ा देगी, और परिणाम स्वरूप यहां पर डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगा। और जब घट रहा था तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इसमें फिर से बढ़ नहीं पाएगा, और जिसका परिणाम होगा कि यहां का डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें नेचुरल, तो नेचुरल होता है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में। यहां पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें होती, बर्फ की क्या होती हैं? मोटी चादर होती, और यह मोटी चादर पुनः क्या करती है? इस ऑक्सीजन अर्थात वायुमंडलीय ऑक्सीजन का इस जलीय ऑक्सीजन में इंटरचेंज नहीं हो पाता है। तो परिणाम होता है कि धीरे धीरे इस जलराशि का डिजॉल्व ऑक्सीजन घटने, और इसीलिए जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में जो मत्स्यन लोग करते हैं, वह इसी मैकेनिज्म से करते हैं। इस हिम में कहीं न कहीं क्या करते हैं? इस बर्फ में होल कर देते हैं, और जब होल करते हैं तो यहाँ पर अब इंटरचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर, इसलिए यहाँ का डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाता है। और जब डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाता है, इसका तात्पर्य जो मछलियाँ हैं वो सब यहाँ पर एकत्रित हो जाती हैं, और मछलियाँ एकत्रित हो जाएंगी तो सहजता से यहाँ पर शिकारी वर्ग क्या करता है? इन मछलियों का शिकार कर लेता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि यूट्रॉफिफिकेशन अर्थात मत्स्यन का क्षेत्र यहाँ पर आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में जब सतही जल जम जाता है तो नीचे के जल का डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाता है, और इसी का लाभ उठा करके वहां पर लोग क्या करते हैं? मत्स्यन करते हैं। साथ में यहां पर आपको देखना है एक विशेष कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में डेड जोन पाया जाता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको अर्थात उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी सेक्शन, यानी यहां पर यूट्रॉफिफिकेशन का कारण जो है यह एक्सेस नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड रोटेशन फॉर सोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इन सब का इतना ज़्यादा व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। साथ में औद्योगिक रासायनिक कचरे, जीवाश्म ईंधन के अवशेष सतही जल में पहुंचकर कुछ ऐसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं जिससे अनावश्यक खरपतवार विकसित हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप जल की सतह पर एक मोटी परत जमा हो जाती है, जिससे वायुमंडलीय मतलब वही सब बातें जो हमने कहा है वो सब बातें आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस क्षेत्र कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक डेड जोन पाया जाता है। ये सब बातें यहाँ पर हैं। साथ में प्रदूषित जल से उत्पन्न जो मानव जनित रोग हैं उसमें बहुत प्रकार के, जैसे दस्त है, आंत शोथ है, पेट में दर्द है, ऐंठन है, ये सब है। आंत का ज्वर है अर्थात टाइफाइड है, पेचिस है, हैजा है, मस्तिष्क आवरण शोथ है, और गिनी क्रिम रोग है। साथ में हेपेटाइटिस और पोलियो, ये सब जो बीमारियां हैं यह प्रदूषित जल के परिणाम स्वरूप ही हमको देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पेयजल पर यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है, उसको भी हमें ध्यान रखना है।
और यह रिपोर्ट लेटेस्ट है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। और यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर लिखा है कि विश्व की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू, ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या बताया गया है। तो यहाँ पर आपको कहना है कि 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। और रिपोर्ट के अनुसार जो बातें हैं वो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि 46% जो आबादी है के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुँच नहीं है, इनके पास पहुँच ही नहीं है। साथ में 2 से 3 अरब लोग प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने पानी की कमी का अनुभव करते हैं। ये भी ध्यान रखना, आज जल का हमारे पास क्या है, अभाव है। साथ में पानी की कमी का सामना कर रही वैश्विक शहरी आबादी 2016 में 930 मिलियन से दोगुनी होकर के 2050 में 1.7 से 2.4 मिलियन हो जाएगी। अर्थात ये भी काफ़ी चिंता का विषय है। और इसलिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने विश्व जल दिवस 2023 को चिन्हित करने के लिए बी द चेंज नामक एक वैश्विक अभियान की शुरुआत की। तो आपसे पूछ सकता है यूनाइटेड नेशन ने विश्व जल दिवस को चिन्हित करने के लिए किस वैश्विक अभियान की शुरुआत की है, तो उसका नाम है बी द। ये सब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आज के क्लास में हम डिस्कस किए। तेज जो प्रदूषण है उसकी चर्चा अब हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।